छोटे से गांव शिवपुरा में सुरेश नाम का किसान रहता था। सुरेश के परिवार में उसकी एक छोटी बेटी और पत्नी थी। सुरेश स्वभाव का बड़ा ही अच्छा था, लेकिन बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। उसके ही सहारे सुरेश का घर चल रहा था, लेकिन जमीन अब बंजर होती जा रही थी। उसमें ना के बराबर फसल होती थी, जिसमें सुरेश का घर भी ठीक से नहीं चल पाता था। इस कारण सुरेश बहुत चिंतित रहने लगा। गंगा, दिन ब दिन हमारी जमीन तो बंजर होती जा रही है। अब तो उसमें इतनी भी फसल नहीं हो पाती कि हमारा घर चल सके। मुझे बहुत फिक्र होने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुझे इस बात की बहुत चिंता सताती है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजी, आप फिक्र क्यों करते हैं? मुझे लगता है हमें हमारी फसल को बदल देना चाहिए। शायद हमारा खेत धान की खेत के लिए नहीं बना है। क्यों ना आप उस पर कोई दूसरी खेती कर ले? तुम सही कह रही हो गंगा, पर फिर से बुवाई करने के लिए बहुत खर्चा आएगा और हमारे पास जितना भी धन था सारा खत्म हो गया है। अब और पैसा हम कहां से लाएंगे? अगर आप मेरी बात मानो तो कुछ पैसे जमींदार से क्यों उधार नहीं ले लेते? पर गंगा, इतना बड़ा जोखिम उठाना सही रहेगा? अगर हमने दूसरी फसल लगाई और वह भी खराब हो गई तो हम जमींदार के पैसे कैसे लौटाएंगे? और हम पहले ही इतने कर्ज में हैं और ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। पर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें हमारी किस्मत आजमानी ही पड़ेगी। ठीक है गंगा, मैं आज ही जमींदार के पास जाता हूँ। सुरेश जमींदार से कर्जा ले लेता है और उन पैसों से फिर से बुवाई शुरू कर देता है, लेकिन किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती। गंगा, जिसका डर था वही हुआ। इस बार भी उस मनहूस जमीन में कुछ नहीं आया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस तरह हिम्मत मत हारिए। कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। गंगा, मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता, पर अब मुझ में संयम नाम की कोई चीज नहीं बची। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। इतना बोलकर सुरेश घर के बाहर चला जाता है और जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी सुरेश का चचेरा भाई प्रकाश वहां पर आता है और बोलता है। क्या हुआ सुरेश? बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है? बात ही कुछ ऐसी है भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जमीन अब पहले की तरह मेरा साथ नहीं दे रही। पहले ही मेरे ऊपर बहुत कर्जा था। मैंने इस बार जमींदार से भी कर्जा लिया था, अब वह भी चुका नहीं पाऊंगा। इस बार भी फसल अच्छे से नहीं आई, पूरी फसल खराब हो गई। सुरेश, मेरी मानो तो तुम खेती करना ही छोड़ दो। इतने सालों से कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? हर साल तुम कर्ज उठाते हो। ऐसे करते करते तुम पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हो। ऐसे तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? सारी फसल की जड़ तुम्हारा खेत ही है। मेरी मानो तो तुम खेती करना बंद कर दो। भैया, अगर मैं खेती करना बंद कर दूंगा तो क्या करूंगा? उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। वह खेती ही तो कमाई का एकमात्र जरिया है। अरे तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि खेती ही कमाई का जरिया है? कमाई के और भी कई रास्ते होते हैं। तुमने खेती करके देख लिया ना? तुम्हारे हाथ कुछ लगा नहीं ना? तो फिर तुम अब व्यापार करके देख लो। मेरी मानो तो तुम्हें खेती छोड़ देनी चाहिए और दूसरा व्यापार शुरू कर देना चाहिए। अगर तुम व्यापार करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा मुनाफा होगा और जितनी मेहनत खेती में करनी पड़ती है उतनी तुम्हें व्यापार में करनी भी नहीं पड़ेगी और पैसे भी रोज मिलेंगे। तुम्हें घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी
और धीरे धीरे तुम अपना कर्ज भी चुका पाओगे। प्रकाश की बातें सुन सुरेश सोच में पड़ जाता है और उसे प्रकाश की बातें सही लगने लगती हैं। हाँ भैया, शायद आप ठीक कह रहे हो। मुझे यह खेती करना छोड़ ही देना चाहिए। मुझे यह फैसला बहुत पहले ले लेना था। मेरे दिमाग में यह बात आई ही नहीं। अगर मैं पहले ही कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेता तो आज मेरे ऊपर इतना कर्जा नहीं होता। ये जमीन मेरे लिए मनहूस है। इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन भैया, मैं कौन सा व्यापार करूं? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। सुरेश, अगर मेरी बात मानो तो तुम एक गाय खरीद लो, और अगर आप आज आगे तुम कहते हो तो मैं तुम्हें गाय के लिए पैसे अपने पहचान के एक आदमी से दिलवा देता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगता है। अब मैं दूध का ही व्यापार करूंगा। प्रकाश अपने किसी पहचान के सावकार से पैसे निकलवाकर सुरेश को एक गाय दिलवा देता है। गाय की मदद से सुरेश का व्यापार अच्छे से चलने लगता है। गंगा, हमें यह दूध का व्यापार पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। हम बेकार में ही उसे खेत के पीछे लगते रहे थे और वह मनहूस खेत हमें और नीचे गिराता रहा। हम कर्ज में डूबते रहे। आज देखो, हमें दूध के कितने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है और ऐसे ही थोड़े ही दिनों में हम अच्छे पैसे कमा लेंगे और हमारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। हमारी बेटी भी अब बड़ी होने लगी है, उसके लिए भी थोड़ी बचत हो जाएगी। आगे चलकर हमें उसकी शादी भी तो करनी है, उसके लिए भी थोड़ा पैसा जमा हो जाएगा। उतनी ही हमारी फिक्र काम हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एक जहरीला पौधा खाने की वजह से गाय की मौत हो जाती है। गाय के मरने की वजह से सुरेश का सारा व्यापार बंद हो जाता है। सुरेश बहुत चिंता में पड़ जाता है। तभी अचानक सावकार वहां आता है और बोलता है, सुरेश, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं मेरे पैसे लेने आया हूँ। मैं सोच रहा था तुम आओगे, पर तुम तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। लगता है तुम्हारा इरादा ही नहीं है मेरे पैसे लौटाने का। सुना है तुम्हारे दूध का धंधा अच्छे से चल गया है, तो मेरे पैसे क्यों नहीं लौट रहे हो? आज तो मैं मेरे पैसे लेकर ही जाऊंगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे तुम्हारे भाई से अच्छे संबंध की वजह से तुम्हें पैसे उधार दे दिए। इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे पैसे डूबा दो। सावकार जी, अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। सेठ जी कल ही कुछ जहरीले पौधों को खाने की वजह से गए मर गए, और अब मेरे पास ना ही पैसे हैं ना ही गाय। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू एक नंबर का मनहूस आदमी है। तुझे तो मुझे पैसे देने ही नहीं चाहिए था। तुझे पैसे देकर मैं बस ये पछता रहा हूँ। इतनी प्यारी गाय को तूने मार डाला। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरे खेत में कुछ नहीं उगता। तू खुद एक मनहूस आदमी है। अगर कल शाम तक तूने मुझे पैसे नहीं लौटाया तो कल मैं गांव के मुखिया जी को लेकर अंगेदे आऊंगा और तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगा। तो याद रख, कल शाम तक कुछ भी करके मेरे पैसे मुझे तैयार चाहिए। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ जनाब। इस सब की वजह से सुरेश बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वह गुस्से से खेत की ओर निकल जाता है और खेत पहुंचकर बोलता है, यह जमीन मेरे लिए मनहूस है। आज इस जमीन की वजह से मैं इस जगह पर हूँ।
इस खेत ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, मुझे कभी अच्छी फसल नहीं दी। मैं हर साल इसमें कितनी मेहनत करता हूँ, पर इसने आज तक मुझे कभी मेरी मेहनत का फल नहीं दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है इस खेत की वजह से हो रहा है। अगर यह खेत ना होता तो मुझे इतना कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं जितने भी कर्ज में हूँ यह सब इस खेत की वजह से। आज मैं इस मनहूस खेत को ही बेच देता हूँ और अपना सारा कर्जा चुकता कर लेता हूँ। थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, उससे मैं कोई नया व्यापार कर लूंगा। और गुस्से में सुरेश गांव के साहूकार के पास जाता है और बोलता है, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा और फिलहाल दूसरा कोई काम करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। इसलिए मैं मेरा खेत बेच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरा खेत ले लो और उसमें से आपके जितने पैसे हो रहे हैं वो आप काट कर बाकी के पैसे मुझे दे दीजिए। साहूकार को एक योजना सोचती है। वह मन ही मन सोचता है, एक काम करता हूँ, ये वैसे भी खेत बेचने के लिए तैयार हो गया है, तो इसका खेत में बहुत ही कम भाव में खरीद लेता हूँ। इससे अच्छा सौदा नहीं मिलेगा। वैसे भी यह मजबूरी में बेच रहा है। यही वक्त है इसकी मजबूरी का फायदा उठाने का। इसका खेत बहुत कम दाम में ले लेता हूँ। तुम जैसे मनहूस आदमी से खेत लेकर मैं क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? तुम्हारे साथ साथ मनुष्यत मेरे घर भी आ जाएगी। मैं वह खेत तुमसे नहीं ले लूंगा। मैं क्या, गांव का कोई भी आदमी तुमसे वह खेत नहीं खरीदेगा। ऐसा मत बोलिए सेठ जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये खेत नहीं बिकेगा तो मैं आपके पैसे कभी नहीं लौट पाऊंगा। अब आप ही सोचिए, अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो आपको ये खेत लेना ही होगा, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए फुटी कौड़ी नहीं है। इसीलिए मैं ये खेत बेच रहा हूँ। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुमसे खेत खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उसे खेत के बदले सिर्फ 1000 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। उससे ज्यादा उस खेत की कीमत भी नहीं है और तुम मुझसे उससे ज्यादा की उम्मीद भी मत करना। सेठ जी, इतने कम सिक्के? सेठ जी, वह खेत की कीमत कम से कम 4000 सोने के सिक्के जितनी है। मुझे लगता है 4000 तो नहीं, लेकिन आपको कम से कम 3000 तो देने ही चाहिए। क्या बोला तूने? एक तो मैं तुम पर वह खेत खरीद कर एहसान कर रहा हूँ और ऊपर से तुम उसे खेत के 3000 सिक्के मांग रहे हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे भी उस खेत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें आज तक उसने कभी ठीक तरह से फसल नहीं हुई है। उस खेत में तुम्हें दिया ही क्या है जो मुझे देगा? एक तरह से मेरा तो नुकसान ही है। उस खेत को खरीद के मुझे कौन सा लाखों का फायदा हो रहा है जो मैं 3000 सिक्के में वह खेत खरीदूं? लेना है तो बोल, नहीं तो निकलो यहाँ से। सुरेश बहुत चिंता में पड़ जाता है और बहुत सोचने के बाद वह सेठ जी से कहता है, ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। आप मुझे 1000 सिक्के ही दे दीजिए। फिर सेठ जी सुरेश को सिक्के दे देते हैं और वह खेत उस साहूकार का हो जाता है। फिर सुरेश वो पैसे लेकर घर आ जाता है और गंगा को सारी बातें बताता है। ये आपने क्या कर दिया? आपको इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। आखिर वह जमीन हमें पुरखों से मिली थी। आपको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। और मैं करता भी क्या गंगा? उस मनहूस खेत में तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस खेत के चक्कर में मैं इतना कर्ज में आ चुका था कि मेरा चैन से सांस लेना भी बंद हो गया था। फिर मैंने सोचा, सारे मुसीबत की जड़ यह खेत है। आखिर उस खेत ने हमें आज तक दिया भी क्या है?
इसलिए मैंने उस मनहूस खेत को ही बेच दिया। मैं जानती हूँ हम बहुत मुसीबत में थे, लेकिन फिर भी खेत बेचना तो किसी बात का हल नहीं हुआ ना। आखिर हमारे पास उस खेत के अलावा और है भी क्या? जो आपने वह भी बेच दिया। आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे आपका यह निर्णय सही नहीं लग रहा। और तो और उस साहूकार ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। आपको केवल उस खेत के 1000 सिक्के ही दिए हैं, जबकि वह खेत कम से कम 4000 सिक्कों में बिकना चाहिए था। उसने आपका फायदा उठाया है और आप भी उसके जाल में फंसकर उसे 1000 सिक्के में खेत बेचकर आ गए। यह आपने सही नहीं किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता गंगा। मुझे उसे वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। साहूकार ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और वह अपने पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे किसी भी हालत में उसके पैसे लौटाने थे। इसलिए मैंने उस गुस्से में आकर खेत ही बेच दिया। लेकिन आपने सिर्फ 1000 रुपए सोने के सिक्के में वह खेत बचा है। यह बहुत घाटे का सौदा हुआ है। उस साहूकार ने आपका फायदा उठाया है। गंगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसा समझ लो कि हमारी किस्मत ही खराब है। मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरा घाटा ही हो रहा है। सुरेश और गंगा बहुत ही निराश हो जाते हैं। फिर सुरेश घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिलता है। अरे सुरेश, पहचाना? मैं अमर। कितने दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। कैसे हो भाई? अरे अमर, तुम? क्या बताऊं यार, बहुत परेशान हूँ। एक मुसीबत से छुटकारा पाता हूँ तो दूसरी मुसीबत में फंस जाता हूँ। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। ना परिवार के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ना अपने लिए। ऐसा लग रहा है कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। अब तो मेरे दिमाग ने भी काम कर देना बंद कर दिया है। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपना खेत भी बेच दिया, वो भी सिर्फ 1000 सिक्कों में। ये तो क्या कह रहा है सुरेश? आखिर इतना क्या हो गया था जो तुझे इतनी कम भाव में अपना खेत बेचना पड़ा? फिर सुरेश अमर को सारी बातें बताता है। फिर अमर बोलता है, सच में सुरेश, ये तूने सही नहीं किया। और वह साहूकार, उसने तेरा फायदा उठाया है। लेकिन तू फिक्र मत कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हारा खेत वापस तुम्हें दिला सकता हूँ। क्या सच में? अमर, ऐसा हो सकता है? लेकिन वह साहूकार अब मुझे मेरा खेत क्यों लौटेगा? मुझे नहीं लगता कि वह खेत मुझे वापस देगा। जरूर लौट आएगा। मेरे पास एक योजना है। तुम बस मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा करो। साहूकार खुद तुम्हारे घर आकर तुमसे कहेगा कि उसे खेत को वापस ले लो, और हाँ, तब तुम उसे सिर्फ 200 सिक्के ही दोगे। उससे ऊपर उसे एक सिक्का भी मत देना। वह खुद तुम्हारे घर खेत बेचने आएगा। ये कैसे हो सकता है? साहूकार मेरे घर पर खेत बेचने क्यों आएगा, और वह भी 200 सिक्के में? मैंने उस खेत के 1000 सिक्के उसे लिए थे, तो वह भला 200 सिक्कों में मुझे मेरा खेत वापस कैसे देगा? वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वही करो। वह साहूकार खुद चलकर तुम्हारे घर आएगा और तुमसे खेत वापस लेने के लिए कहेगा। तब तुम उसे 1000 सिक्के नहीं, सिर्फ 200 सिक्कों में ही वह खेत उसे खरीदने की बात करना। ठीक है, वैसे से तो मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, फिर भी तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। फिर अमर साहूकार के पास जाता है और बोलता है, नमस्ते भाई जी, मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ। मेरा नाम अमर सिंह है। मैंने सुना है आपके पास बहुत सारे खेत हैं।
दरअसल हर साल एक शुभ मुहूर्त पर मैं कुछ न कुछ जमीन जरूर खरीदता हूँ। अगर आप मुझे अपनी कोई जमीन बेचना चाहो तो मैं उसकी आपको अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत सारी जमीन है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जरूर पसंद आएगी। फिर साहूकार अमर को अपनी जमीन दिखाने के लिए ले जाता है और बोलता है, अमर सिंह जी, ये देखिए, आप इस जमीन को खरीद सकते हैं। अमर उसे जमीन को देख मन ही मन सोचता है और फिर साहूकार से कहता है, अरे यह तो सुरेश की जमीन नहीं है। लगता है यह साहूकार अपनी जमीन बेचने के चक्कर में है। अरे भाई जी, ये जमीन तो वाकई में बहुत अच्छी है। इस जमीन को तो मैं जरूर खरीदना चाहूंगा, क्योंकि यह जमीन सिर्फ भाग्यशाली लोगों के पास ही रहती है। मैं देख सकता हूं कि यह जमीन की दिशा बहुत ही उत्तम है। ये जमीन जिस किसी के भी पास होगी, उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। वह आदमी जो चाहे वह पा सकता है। भविष्य में उसे किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जिसके पास भी यह जमीन रहेगी, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी घर बैठकर आराम से खा सकते हैं। साहूकार सोच में पड़ जाता है और अमर से कहता है, अमर सिंह जी, आपको इस जमीन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? भाई जी, मुझे ज्योतिष विद्या का बहुत अच्छे से ज्ञान है। मैंने पूरे 5 साल तक एक बहुत बड़े महात्मा से यह विद्या सीखी है, तो मैं देखकर पहचान जाता हूँ। मैं इस जमीन का भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकता हूँ। यह जमीन तुम्हारे पास है, इसलिए तुम साहूकार हो। यह सब कुछ तुम्हें जो मिला, वह सिर्फ इस जमीन की वजह से मिला है, और मैं ऐसी जमीन का सौदा बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता। तुम बोलो, इस जमीन की क्या कीमत चाहते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अमर की यह सारी बातें सुनकर साहूकार सोच में पड़ जाता है। मन ही मन सोचता है, नहीं नहीं, मैं इसे अपनी जमीन नहीं दे सकता। जैसा कि यह कह रहे हैं, मुझे लगता है इन्हें सचमुच इन सब बातों का ज्ञान है, और इतनी अच्छी जमीन में नहीं बेच सकता। यह जमीन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर यह जमीन मुझसे छीन गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं किसी भी हालत में यह जमीन नहीं दूंगा। अमर सिंह जी, माफ करना, मैंने गलती से आपको यह जमीन दिखा दी। दरअसल मैं यह नहीं, आपको दूसरी जमीन दिखाने आया था। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं भाई जी, मुझे कोई दूसरी जमीन नहीं देखनी। मुझे तो यही जमीन खरीदनी है। आप इसकी कीमत बोलिए। मैं आपके मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए सौदा घाटे का नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। बस आपकी मत बोलिए। नहीं नहीं अमर सिंह जी, मुझे यह जमीन बेचने ही नहीं है। वह मैंने गलती से आपको दिखा दी। मैं दूसरी जमीन दिखाना चाहता था। ये जमीन मेरी है और मैं इसे किसी भी हाल में किसी को नहीं बेचूंगा। आप चलिए ना, मैं आपको और एक जमीन दिखाता हूँ। आपको वह जरूर पसंद आएगी। फिर साहूकार अमर को उस जमीन के पास ले जाता है जिसको साहूकार ने सुरेश से खरीदी थी। वह जमीन देखकर अमर बहुत खुश हो जाता है। फिर साहूकार बोलता है, ये देखिए, ये जमीन मैंने कुछ दिनों पहले ही खरीदी है। ये जमीन भी बहुत अच्छी है। आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, बदले में मुझे इस जमीन के 5000 सोने के सिक्के चाहिए। क्या तुम इस जमीन की बात कर रहे हो? मैं ये जमीन बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ये जमीन मेरे किसी लायक नहीं है। जमीन बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ये जमीन मेरे किसी लायक नहीं है। तुम 5000 सोने के सिक्के के बारे में बात कर रहे हो। मैं तो इसे मुफ्त में भी न खरीदूं। आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है कि आप इसे मुफ्त में भी खरीदने के लिए मना कर रहे हैं?
ऐसा क्यों? मुझे यह जमीन नहीं खरीदनी बस। यह जमीन नहीं मनुष्यत है। मैं तो इस सोच में हूं कि अब तक तुम ठीक कैसे हो, क्योंकि यह जमीन जिसके भी पास होगी उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें तो अब तक बर्बाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि यह सैनाह जमीन जिसके पास भी रहेगी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वह अनाज के लिए भी मोहताज हो जाएगा। मैं अपनी विद्या के बल पर सब कुछ देख सकता हूँ। इस जमीन का भूतकाल बहुत ही भयानक रहा है। इसकी वजह से यह जमीन जिसके पास भी जाएगी उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और जितना मुझे पता है, यह जमीन जिसके पास भी थी उसने तुम्हें इसी कारण बेची है, और अब ये तुम्हारी बर्बादी करने के लिए तुम्हारे पास आई है। साहूकार यह सुन बहुत डर जाता है और बोलता है, तुम सच कह रहे हो। यह जमीन मुझे सुरेश ने बेची है, और जहां तक मैं जानता हूं सुरेश को कभी इस जमीन ने कुछ नहीं दिया। जब से यह जमीन सुरेश के पास थी उसका हमेशा नुकसान ही हुआ है। उसकी हालत तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शायद यह जमीन ही इस बात के लिए जिम्मेदार है, और उसने यह जमीन मुझे बेच दी। इसका मतलब मेरी हालत भी सुरेश जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे यह जमीन अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मैं इसे कल ही बेच दूंगा। तुम्हें यह जमीन उसी आदमी को बेचनी होगी जिससे तुमने ली है। अगर तुम किसी और को बेचोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम उस सुरेश को ही यह जमीन बेच दोगे तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे ऊपर की सारी पीड़ा और मुसीबत सुरेश के ऊपर चली जाएगी। आप सही कह रहे हैं अमर सिंह जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं कल ही सुरेश के पास जाता हूँ और यह जमीन उसे वापस बेच देता हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे सौदा घाटे का क्यों न हो, लेकिन इस जमीन से कल ही पीछा छुड़ा दीजिए। अगर एक दिन भी यह जमीन तुम्हारे पास रही तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कल के कल ही इस जमीन का सौदा कीजिए और यह जमीन सुरेश के हवाले कर दीजिए। चाहे वह तुम्हें इसके कितने भी सिक्के क्यों ना दे, तुम्हें यह जमीन उसे किसी भी हालत में बेचनी ही होगी। अमर की सारी बातें सुन साहूकार बहुत डर जाता है और दूसरे ही दिन सुरेश के घर जाकर बोलता है, सुरेश, मुझे तुम्हारी वह जमीन नहीं चाहिए। मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तुम कम करो। मैंने तुम्हें जो सोने के सिक्के दिए थे वह वापस करो और अपने जमीन वापस ले लो। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने वह जमीन आपको बेच दी है और आपने उसके बदले में मुझे सोने के सिक्के भी दे दिए थे, और वह सिक्के अब खर्च हैं। मेरे पास सिर्फ 200 सोने के सिक्के ही बचे हैं। अगर आप जमीन मुझे फिर से बचना चाहते हैं तो मैं आपको केवल 2 से 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। सिर्फ 200 सिक्के? नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूरे 1000 सोने के सिक्के दिए हैं। तुम मुझे लौटा दो और अपनी जमीन ले लो। सेठ जी, मैंने आपको कहा ना, वह सारे सिक्के खर्च हो चुके हैं। मैं आपको केवल 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। क्या करूं? इसके पास तो केवल 200 सोने के सिक्के ही है। मैंने तो इसे 1000 सोने के सिक्के दिए थे। यह सौदा तो बहुत घाटे का हो जाएगा, लेकिन वह जमीन में अपने पास नहीं रख सकता। अमर सिंह ने कहा था कि अगर वह जमीन में अपने पास रखूंगा तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं, उस जमीन को अपने पास नहीं रख सकता। मुझे आज ही सुरेश को वो जमीन बेचनी होगी। एक काम करता हूँ, 200 सोने के सिक्के में इस जमीन बेच देता हूँ। बर्बाद होने से अच्छा है मैं थोड़ा घाटा सहन कर लूं। ठीक है, तुम मुझे 200 सोने के सिक्के दे दो और तुम्हारा खेत वापस ले लो। सुरेश यह सुन बहुत खुश हो जाता है। उसे 200 सोने के सिक्के में अपना खेत वापस मिल जाता है। फिर वह अपने दोस्त अमर से कहता है,
सच में अमर, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ 200 सोने के सिक्के में मुझे मेरा खेत वापस दिलवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपना खेत खो ही देता। मैं उस खेत को बेचकर बहुत पछता रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तुमने वह कर दिया जो नामुमकिन था। फिर सुरेश खेत में और मेहनत करने लगता है और उसी दिन उसे खेत में काम करते करते उसके खेत में एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिलता है। उसे देख सुरेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। बहुत खुश हो जाता है और फौरन घर जाकर गंगा को सारी बातें बताता है। गंगा भी यह देख बहुत खुश हो जाती है। सुरेश गंगा से कहता है, मैं बहुत गलत था गंगा। मैंने जाने इस खेत को क्या क्या कहा होगा। मैं तो इस खेत को मनहूस कहता था। आज इस खेत में ही मेरी जिंदगी बदल डाली। आज मुझे इस खेत में इतना धन मिला है जितना धन हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। भला हो मेरे दोस्त अमर का, जिसने यह खेत मुझे वापस दिलवा दिया। नहीं तो यह धन साहूकार को मिल जाता और तब मुझे बहुत पछतावा होता। अब मैं समझ चुका हूं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सही नहीं होता।